स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन पॉलिटी पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ ने कैसे कैसे रूल किया, कैसे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को हम दो तरह से पढ़ते हैं क्योंकि पॉलिटी हमें समझनी है। तो जब 1600 में 1600 में एलिजाबेथ वन, वहाँ की जो क्राउन थी, क्वीन थी, उन्होंने रॉयल चार्टर दिया था। रॉयल चार्टर का मतलब एक शाही फरमान दिया था। तो वो रॉयल चार्टर मिलने के बाद किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको रॉयल चार्टर दिया था कि जाओ पूरे ईस्ट में ट्रेड करो। सिर्फ और सिर्फ किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली थी। वो रॉयल चार्टर दे गए कि सिर्फ तुम ही ट्रेड करोगे। तो वो रॉयल चार्टर ले लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, इंडिया आई, इंडिया में आई। और उस समय एक मुग़ल बादशाह था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि रॉयल चार्टर किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने। तो पहले तो वाई स्टडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एमर्ज इन वैक्यूम। एक वैक्यूम यानी कि एक तरह, मतलब पूरा एक का बार में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं किया। उसमें जितने भी प्रोविज़न है वो एक का बार में नहीं आ गए, उसमें बहुत टाइम लगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। हम इंडियंस ने जो एक्सपीरियंस किया है, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कॉलोनियल रूल ब्रिटिश एम्पायर को जो देखा है, अनुभव किया है, उससे हमने सीखा है और अपने संविधान में उनकी झलक, क्योंकि ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश का एक सिस्टम था, ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर क्राउन, तो उसी से हम इफ़ेक्ट होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे फीचर को एडॉप्ट किया, बोरो नहीं किया, एडॉप्ट किया। यूएसए जुडिशियल रिव्यू और कनाडा से फंडामेंट, तो अलग अलग कंट्री से हमने एडॉप्ट किया और उसको अपने संविधान में मेंशन किया। और भी मॉडिफाई करके हमने मेंशन किया। इसीलिए तो दुनिया का सबसे वर्ल्ड लैंडियस डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड लैंडियस लॉ, वर्ल्ड का सुप्रीम लॉ, वर्ल्ड का लैंडियस और वर्ल्ड का लैंडियस हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट, हैंड रिटेन। और किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। तो आइए देखते हैं। तो एक डिड नॉट एमर्ज इन वैक्यूम, इट वाज द रिजल्ट ऑफ 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ये कॉलोनियल जो रूल था उसका, 200 साल का जो रूल था कॉलोनियल, उसका अनुभव था, एक्सपीरियंस, कॉलोनियल एक्सपीरियंस था। 200 सालों का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उसका रिजल्ट था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश रूल को हम समझेंगे और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन, आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स, इन सब कुछ समझेंगे। वाई सम प्रोविजन आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो भी प्रोविजन उसमें दिए गए हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडमेंट एक्ट 1781, पिट इंडिया एक्ट 1784, तो ये सारे एक्ट उसमें, इन सब यही सारे एक्ट से एक आध दो एक्ट
हमारे संविधान में भी है, यानी कि ये जितने भी दिख रहे हैं एक्ट, कानून, ये सारे कानून हमारे संविधान में भी है, बट थोड़ा मॉडिफाई करके है। ऐसा नहीं है कि पूरा एज इट इज उठा दिया। हमारा देश लोकतांत्रिक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेनी फीचर वर बोरोड। देखो मैंने क्या करा, बोरो, तो हमने ऐसा, बोरो मतलब उधार होता है। हमने उधार नहीं लिया है, हमने उसको देखा है और अपने हिसाब से उसको बेहतर किया है, मॉडिफाई किया है, एडॉप्ट किया है, एडॉप्ट किया है, बोरो या फिर एडॉप्ट फ्रॉम ब्रिटिश एक्ट। एग्जाम्पल में फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम, सिविल सर्विसेज जिसकी तैयारी आप लोग करेंगे या फिर मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं तो सिविल सर्विसेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन सबसे ऊपर क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन। हमारे में भी पार्लियामेंट्री है, लेकिन सबसे ऊपर चेयर कौन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सबसे ऊपर वाली चेयर। लेकिन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड्स एंड एडवाइस पे काम करेगी। ऐसे प्रेसिडेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगी, एडवाइस करेगी, वही वो कर सकती है प्रेसिडेंट। यूपीएससी फ्रीक्वेंटली आज विच फीचर इज टेकन फ्रॉम एक्ट। तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछती है, फ्रीक्वेंटली जो भी एक्ट आए हैं ब्रिटिश रूल के दौरान वो पूछती है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैक स्टोरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजन है, एवरी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक पीछे की कहानी है, बैक स्टोरी, बैकग्राउंड है, बैक स्टोरी। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन गेव अ रॉयल चार्टर टू ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं EIC बोलूँगा, समझ जाना। तो EIC को रॉयल चार्टर, ओनली EIC, ओनली लिखा है, ओनली, ओनली मतलब EIC को ही देती है, प्राइवेट कंपनी, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। टू गो एंड ट्रेड, ये ट्रेड, EIC जो थी वो ट्रेड के पर्पज से आई थी, और देखो ट्रेड करते करते पूरा पॉलिटिकल पावर बन गई, टेरिटोरियल पावर बन गई इंडिया में, और अपनी सेना रखने लगी, ट्रूप छोटे। और वो क्या, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और 2 नवाब और थे उसके साथ, तो इन इन तीनों नवाब की जो वो थी, अकेला ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी हरा दिया था। और वो कौन सा हिस्टोरिकल बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। तीनों नवाब के जो पूरी सेना थी उसको हरा के, और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश का ही रूल है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो रॉयल चार्टर मिला था, तब आई थी ट्रेड करने, और ट्रेड करते करते बन गई पावर, वो तो लूटने आई थी। 1608, अब 1600 में रॉयल चार्टर मिला। अब थोड़ा हम आगे आते हैं, तो 1608 देखो रॉयल चार्टर मिला, वो निकली, और 1608 में 1608 में EIC जो है इंडिया पहुंचती है। बड़ा टाइम लगेगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया 1608। उसके बाद 1765 EIC गॉट दीवानी। अब EIC आई, पूरा देखी कि क्या क्या है झमेला।
उसके बाद 1765 में दीवानी राइट मिल जाती है। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार मिल जाता है पूरी तरह से। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सॉरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी राइट। और ये प्योरली ट्रेडर थी। ईआईसी जो थी प्योरली ट्रेडर थी, व्यापार करने आई थी, लूटने आई थी और कन्वर्ट हो गई टेरिटोरियल पावर में वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, क्योंकि सेना रखने लगी और उन तीनों नवाब को हराया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया, एक टेरिटोरियल पावर हो गई। लेकिन फिर भी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नहीं घुसना था, पॉलिटिकली पूरा नहीं, वो खाली लूटने आई थी, उसका पर्पज लूटना था। कैसे हम लूटे भारत को। 1857 गदर होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 गदर, और इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पहली गदर। अब भाई इतना परेशान हो गए थे सारे इंडिया, और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, क्योंकि सिपाही विद्रोह था। सिपाही यानी कि सिपाही, अब अंग्रेज सिपाही बोल नहीं पाते थे, सिपाही सिपाही बोलते थे, सिपाही म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह ही होता है अचानक से म्यूटिनी। अरे वो एक नई कार्टिजेज आई थी, उसको अपने दांत से छीलना था और उसके बाद भर के फायर करना था, और वो जो मुंह से छीलना था उसका जो कवर कोटेड था, गाय और सुअर की चर्बी से कोटेड था। अब ये ह्यूमर था कि क्या रियल था, लेकिन ऐसा था। और सबसे वो मंगल पांडे, एक कहानी बताता हूँ। मंगल पांडे वो ब्राह्मण था, तो वो जाके पता किया कि ऐसा कुछ ह्यूमर फैला है कि वो गाय और सुअर की चर्बी से कोटेड है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसने भी उसका यूज़ किया था। और फिर एक सुबह वो जब मंगल पांडे रोज सुबह सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा था, उसी समय एक वो कोई माली माली आया था, उसने कहा कि मुझको ऐसे छुओगे, मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर वो बताता है कि अरे ब्राह्मण हो तुम, तो गाय और सुअर का वो मुंह में लेते हो, वो कोटेड खोलता है ना तो मुंह में ओट पे लगता है ना। तो उसी के बाद से फिर वो विड्रॉ करता है। सबसे पहला शुरुआत मंगल पांडे करता है। विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ से होती है, मेरठ के कैंटोनमेंट से होती है। और फिर वो लोग कहाँ से दिल्ली में आते हैं, बहादुर शाह जफर के पास, उसको अपना वो लीडर बनाते हैं। वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी पॉलिटी का पार्ट। गदर होती है 1857 गदर, ऐसा समझो। और इस गदर के बाद अब अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हमारा रूल ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि अब इंडियन समझदार हो गए हैं। ये 18 रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से थोड़ा इसी रिवॉल्ट के बाद से कंपनी का रूल ख़त्म होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अब तू जा बेटा, अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट, यानी कि क्राउन रूल डायरेक्ट, जो क्राउन है लंदन में वो रूल करेगी। पहले ईआईसी को कंट्रोल करती थी। तो आइए देखते हैं 1858 क्राउन रूल, 1846 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1858 में क्राउन रूल और 1858 क्राउन रूल, 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1947 इंडिपेंडेंट, 1950 हमारा संविधान लागू होता है। तो आइए तो पहले देखते हैं कंपनी जो आई थी उसको कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया। क्योंकि वो जब रॉबर्ट क्लाइव लूट कर लंदन गया तो वो लोग देखे, अरे ये कितना पैसा लेके आया है, ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे।
तो वो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट आए पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईआईसी को कंट्रोल, क्योंकि भेजा तो उन्होंने लोग, क्राउन नहीं भेजा था ना रॉयल चार्टर देके, तो बस कंट्रोल करने के लिए ही। तो कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, मैंने क्या बताया था, दो तरह से, दो फेज में हम इसको डिवाइड करेंगे। क्राउन रूल कब शुरू होता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो ये कंपनी रूल 1773 से लेके 1857 तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट 1787, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, और उसी के बाद तो गदर होती है। गदर गदर एक प्रेम कथा नहीं, गदर होती है। ये प्रेम कथा नहीं है, ये अंग्रेजों को हटाने की कथा है, भारत से भगाने की वो कहानी है, कथा है। उसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। फल खा रहे हैं, आज मेरा व्रत है। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें दो कमीशन आते हैं, साइमन कमीशन और 1927, और कम्युनल अवार्ड 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ये एक्ट हमें आज़ाद कराता है, ये वाला एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। क्या कि अंग्रेज भी समझ गए थे और अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को पास किया था, पारित किया था, तब जाके हम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज़ाद भी कैसे हुए थे? पार्टीशन के साथ, प्लस प्रिंसली स्टेट को भी मोनोपॉली दे दी थी, प्रिंसली रूलर्स को भी मोनोपॉली दे दी थी कि आप आज़ाद है, आप या तो पाकिस्तान जाइए या इंडिया जाइए या इंडिपेंडेंट रहिए, 3 ऑप्शन दे दिए थे। कुछ लोग तो कह रहे थे हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम इंडिया का पार्ट नहीं होंगे ना पाकिस्तान का। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? मर्ज करवाया, साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़ा, लेकिन इंडिया को एक यूनाइट, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, देखो रूलर नहीं मान रहे थे, रूलर कहते कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट में जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, लोग थे, जनता थी प्रिंसली स्टेट में, वो चाहती थी कि हम इंडिया का पार्ट बने। आगे अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। ऑल दीज एक्ट वर मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन, जो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ये सारे जितने भी एक्ट मैंने बोले हैं ओरली, ये सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लंदन में बैठी थी, लंदन में वो बना रही थी। खाओगे बच्चे पार्टी? लो खा लो। To control EIC, which is in turn govern India. ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी आई थी, वो उसको कंट्रोल करे और इंडिया को गवर्न करे। एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिएक्शन टू सम इवेंट दैट हैपन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो रिएक्शन है जितने भी ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ है, जो भी घटना हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग नाम में छुपाया, रेगुलेट करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हाथ से फिसल रही थी उसको रेगुलेट करने, उसको कंट्रोल करने के रेगुलेटिंग एक्ट
1773 आता है। Very important when we realize that this act was the first step by the British government to control and regulate the affair of EIC, and also the political and administrative function of the company were recognized. Also, it formed the central administration in India. और इस ये जो एक्ट है, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिससे कि कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं किसको, ईआईसी के जो अफेयर्स हैं, मामले हैं उनको। ऑल्सो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उनको कंट्रोल करना, उसको भी रिकॉग्नाइज। और फिर आल्सो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडिया में सेंट्रल एकदम केंद्रीय प्रशासन, मतलब एक ही रूलर हो और अलग अलग प्रोविंस हो, एक ही जगह से कंट्रोल करे पूरे इंडिया को, एक ही जगह से पूरी इंडिया को कंट्रोल करे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक ही, और कंट्रोल कहाँ से करते हैं, बंगाल। बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि वो उस समय का फर्टाइल लैंड था और वहाँ से रिवेन्यू आएगा, क्योंकि इंडिया में लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो भैया पैसा बहुत आएगा। और इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन कोई इरिगेशन फैसिलिटी, इन सब के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा था, अंग्रेज भी नहीं कर रहे थे, उनको खाली पैसे से मतलब है। अब किसान वो कहाँ से दे रहा है, एक बार फसल बोई, बेचा मार्केट में, उसके बाद पैसा आया और रिवेन्यू भर दिया, टैक्स भर दिया ज़मींदार को, और फिर ज़मींदार अंग्रेज़ों को दे के कुछ अपने पैसे जेब में रखा, ऐसा हो रहा था। और किसान के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा था कि अब दोबारा से उसको चाहिए ना, फसल चाहिए, सीड चाहिए, और भी सामान चाहिए, तभी ना बोएगा, खर्च कुछ बच्चा ही था, तो प्रॉब्लम थी, बहुत एक्सप्लॉइट हुआ था। हमारे इंडियन फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे, इंडियन फार्मर्स। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी रियलाइज दैट दिस एक्ट वाज द, ये तो हो गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला एक्ट था, ये पहला स्टेप था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है सबको कंट्रोल करना और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना। फीचर क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट के, तो एक पहला पॉइंट डेजिग्नेट कर दिया था बंगाल गवर्नर को, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब एक नया नाम मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, डेजिग्नेटेड बंगाल गवर्नर एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1+4 का बना रेशियो, यानी कि गवर्नर जनरल होगा और उसके काउंसिल हो गए 4, जो उन्हें एडवाइस करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू एसेट जीजीपी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बॉम्बे प्लस मद्रास गवर्नर, वन मेड सबऑर्डिनेट टू जीजीपी, तो बॉम्बे मद्रास के गवर्नर को सबऑर्डिनेट बना दिया, नीचे कर दिया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऊपर है और बॉम्बे मद्रास गवर्नर नीचे, सबऑर्डिनेट। कंपनी सर्वेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम नेटिव एंड प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के सर्वेंट को ये बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी नेटिव जो वहाँ के मूल निवासी उनसे गिफ्ट नहीं लेगा और कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार को भी देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आराम से,
सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में 1774, यानी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है, लेकिन हमारा नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाती है कि आप लोग कंपनी के सर्वेंट है, वो लोग कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करेंगे। विथ फर्स्ट एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे, यानी कि इसमें भी 4 का वो बन रहा है, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। चीफ जस्टिस ऊपर होगा। A court of director in London which will manage and report EIC's revenue, civil, military matter, report them to British government. जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है लंदन का वो मैनेज करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा EIC का जो रिवेन्यू है, सिविल मिलिट्री मैटर, और रिपोर्ट करेगा कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर ये हैं। अब आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको अमेंड किया, उसको सुधारा। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस कंपनी सर्वेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है उसका कितना दायरा हो। ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा। तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से एग्जम्प्ट कर दिया। एग्जम्प्टेड मतलब कि अब ये जो गवर्नर जनरल, काउंसिल, कंपनी सर्वेंट, ये कंपनी के सर्वेंट, काउंसिल, गवर्नर जनरल, इन सब को एग्जाम कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में इनका कोई वो नहीं है। फॉर एक्ट डन इन दियर ऑफिशियल कैपेसिटी, रेवेन्यू मैटर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, और रेवेन्यू मैटर को भी एक्सक्लूड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट टू हैव जुडिक्शन ओवर इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता में जो इनहेबिटेंट है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके मैटर को, कि कोई या जारो मार दिया, वो मार दिया, जो चोरी हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये छोटे छोटे मैटर को सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया कि यही देखेगी। ये कह कितना कंपनी के सर्वेंट और ये काउंसिल, गवर्नर जनरल कितने चालाक निकले। मतलब ये लोग कितना भी टैक्स वसूले, कितना भी बुरा करे, लेकिन कोई इनसे सवाल करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी। तब सुप्रीम कोर्ट को बनाया ही क्यों कलकत्ता में? सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के जो उनके पर्सनल लॉ का मतलब हिंदू के जो हिंदू मैथोलॉजी जो भी उनका नियम है, लॉ है, और मुस्लिम का जो सरिया लॉ है, तो उनको उनके पर्सनल लॉ के बेसिस पे उनको वो होगा, सजा मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट में जो अपील पे डिसीजन हो जाएगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट है, प्रोविंसेस में जो भी छोटे मोटे कोर्ट है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी। विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इंस्टीड विल गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फॉर्म रूल्स एंड ले डाउन रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो रूल बनाएगी और रेगुलेशन प्रोविंशियल कोर्ट के लिए होगा। देख रहे हो कितना ये सारे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान है, वो भी कंपनी रूल का, अभी कंपनी रूल का चल रहा है, अभी क्राउन रूल का आया नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, ये विलियम पिट्स यंगेस्ट पीएम थे ग्रेट ब्रिटेन के। विलियम पिट्स के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। EIC के फंक्शन
तो एक कॉमर्शियल फंक्शन था, एक पॉलिटिकल फंक्शन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज रिपोर्ट दीज फंक्शन, political board of control to manage and control civil military revenue British possession in India. Company territory were called British possession for the first time and British government had supreme control over company. पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से सुप्रीम कंट्रोल हो गया कंपनी के ऊपर. एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया. लॉर्ड कॉर्नवालिस इसी ने बोला था कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आएगी. ये कोड बोला था. नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट लाया था. परमानेंट सेटलमेंट इसमें ये क्या था कि रिवेन्यू को फिक्स कर दिया कि इतना रिवेन्यू मिलेगा. As Governor General under two conditions: power to override executive council decision in special case. यानी कि गवर्नर जनरल के रूप में जब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आया तो दो कंडीशन पे आया. पहली कंडीशन, पावर टू ओवरराइड एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केस. स्पेशल केसेस में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन है वो ओवरराइड कर सकते हैं ये गवर्नर जनरल. कमांडर इन चीफ ऑफ कंपनी फोर्सेज, चार्टर एक्ट 1793. ओवरराइडिंग पावर एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल and governors of provinces. Commander in chief not to be part of executive council unless so appointed. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर है वो गवर्नर ऑफ अदर जितने भी प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनसे ज़्यादा थी. बॉम्बे और मद्रास एग्जाम्पल में. ट्रेड मोनोपोली, उस समय स्टेट नहीं था, उस समय प्रोविंस बोलते थे, प्रांत. प्रोविंस और स्टेट मतलब वही है लेकिन नेम चेंज हो रहा है. सिनोनिम. स्टेट यानी राज्य, प्रोविंस मतलब प्रांत. ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC एक्सटेंडेड बाय 20 years. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. चार्टर एक्ट 1813. चार्टर एक्ट 1793 के बाद 1813 चार्टर एक्ट. कुछ ज़्यादा ही मैं स्पीड में बोल रहा हूँ ना, बहुत तेज बोल रहा हूँ. अब आराम से बोलूँगा, चिंता मत करो. EIC trade monopoly abolished except in tea and trade with China. Christian missionaries enter होते हैं. Christian missionaries भी आते हैं. Western education for inhabitant of British provinces. अब वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है ब्रिटिश प्रोविंस में, यानी कि इंडिया के जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वहाँ पे. एक मिनट रुको. कहाँ चला गया? चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं. चार्टर एक्ट 1813. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश एक्सेप्ट टी और ट्रेड विथ चाइना. चाइना के साथ ट्रेड और चाय, ये इन दोनों के अलावा एबॉलिश हो गया. और क्रिश्चियन मिशनरी आ गए. वेस्टर्न एजुकेशन इनहैबिटेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस, इनहैबिटेंट वहाँ के लोगों के लिए. लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी
to collect taxes and empowered to punish person for non-payment. लोकल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल गई कि आप कलेक्ट करो टैक्स, और एम्पावर हो गया कि उनको एम्पावर कर दिया कि आप लोग पनिश करिए जो भी नॉन पेमेंट नहीं करता है. Sovereignty of British Crown asserted over EIC's territories once again. तो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी कि ब्रिटिश, हम लोग सॉवरेन नहीं है, इंडियन हम आज़ाद नहीं है, हमारे ऊपर कौन है, ब्रिटिश क्राउन है. तो ब्रिटिश क्राउन के ऊपर कोई नहीं है, ब्रिटिश क्राउन किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए सॉवरेनिटी यानी कि सॉवरेन है. ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन है. सॉवरेन मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट वेरी, वेली वेली, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो मेरी आवाज़ जैसे भी है बहुत अच्छी है, मैं जैसे भी पढ़ाता हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है. मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊँ और ऐसे ही बच्चों को समझाऊँ ताकि उनको कभी भूले ना. अरे ऐसे पढ़ोगे तो कहाँ से भूलोगे. इतनी बार मैंने मतलब अभी पढ़ा नहीं है, ये पहली वीडियो है, लेकिन एक बार पढ़ा और एक बार मैंने आपको समझा दिया तो मुझे तो रटा गया है कि वो टीचर को क्यों याद रहता है, क्योंकि वो बार बार पढ़ाता है, बार बार वही चीज़ पढ़ाता है, अलग अलग बैच को या अलग अलग क्लासेस को. कभी ये क्लास 12 में है तो इसको पढ़ाएगा, फिर ये आएगा, टीचर वही चीज़ बार बार रिपीट करता है. एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन याद रहती है. क्यों? क्योंकि वो बार बार वही चीज़ पढ़ाता है. इसीलिए सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचर ही है. और टीचर चाहे ना तो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकता है, क्योंकि उनको सब कुछ याद है, बार बार वही चीज़ पढ़ा रहा है. ये जितने यूपीएससी के टीचर हैं, अगर ये लोग एग्ज़ाम दे तो ये लोग बन जाएंगे, निकाल लेंगे, टॉप करेंगे, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर हो जाएगी लोग. लेकिन ये लोग क्यों नहीं एग्ज़ाम दे रहे? क्योंकि इन लोगों को पढ़ाना है बच्चों को. तो 1813 चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया, क्या सबसे पहले मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना. क्रिश्चियन मिशनरी आ गए और वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिश प्रोविंस में आ गया. अब लोग वेस्टर्न पढ़ेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन. अब ये इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब पढ़ेंगे. और क्या आ गया, लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई टैक्स कलेक्ट करने की और पनिश करने की वहाँ के लोकल लोगों को, और जो मतलब पैसा पे नहीं कर रहा है. और क्या, सॉवरेनिटी. एक बार फिर ईआईसी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी देखी गई. ईआईसी की सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब ब्रिटिश क्राउन के ऊपर किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. और 1947 के बाद हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ना ब्रिटिश ईआईसी, किसी का कंट्रोल नहीं है. हम सॉवरेन है 1947 के बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम, यानी कि 2026. आज डेट कितनी है? आज डेट कितनी है यार, डेट ही मुझे याद नहीं है. अब बताओ. आज डेट है, रुको देख के बता. हाँ, 24 मार्च 2026. आज हम पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे
यानी कि हमारा जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वो सॉवरेन है, वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी सॉवरेन है, पार्लियामेंट भी सॉवरेन है, और कौन सॉवरेन है, जुडिशरी भी सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, और एग्जीक्यूटिव भी, और लैला में लैला ऐसी हूँ लैला। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। जी 1813 के बाद 1833 चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देख रहे हो, इस वाले एक्ट में चेंज हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। देख रहे हो, धीरे धीरे टेरिटोरियल एकदम। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। CGI to make laws for whole of India, पूरे इंडिया के लिए, नॉट बॉम्बे, मद्रास एंड एनीवन। Laws made before this act were called regulation and after this act were called act. Acts introduced system of open competition for selection and recruitment to civil services under EIC। देख रहे हो, EIC के अंदर में सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। इंडियन शुड होल्ड एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। अब ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि इंडिया सिविल सर्विसेज में आए, उनका सिलेक्शन हो और वो उनके बगल में बैठ के डिसीजन दे। वो तो लूटने आए हैं, और जब इंडियन जितने भी इंडियन हैं, अगर वो सिविल सर्विसेज यानी कि IAS ये ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो कैसे लूट पाएगी, प्रॉब्लम है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोज दिस ओपन कंपटीशन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपोज करता है कि ओपन कंपटीशन नहीं होगा। ओपन कंपटीशन मतलब कि इंडियंस भी आ जाए, ओपन मतलब पूरे सबके लिए ओपन। EIC was made purely an administrative body, commercial function over। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, प्योरली। अब कॉमर्शियल फंक्शन खत्म। कॉमर्शियल फंक्शन मतलब ट्रेड अब खत्म, अब कमा नहीं सकती। अब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब अब लॉ बनाएगी, लॉ इंडिया को गवर्न करेगी, इंडिया को चलाएगी, इंडियंस को लॉ बनाएगी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन को अब संभालेगी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन डे बाय डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है। EIC territories were held by its interest for His Majesty, his heir, his successor। अब EIC टेरिटरी पूरी तरह से वो मैजेस्टी यानी कि मैजेस्टी, ब्रिटिश क्राउन। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल had two main functions, executive plus legislative। एग्जीक्यूटिव में 1+4 and लेजिस्लेटिव 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर एडेड। 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड किया गया। 1+4 यानी कि 1+4 ये तो एग्जीक्यूटिव के हो गए, यानी कि एक गवर्नर जनरल होगा इंडिया का, और एक 4 उसके वो होंगे एडवाइजर, प्लस 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Out of these 6, 4 were local representative from provincial courts of Bombay, Madras, Bengal, Agra। provincial provincial government Bombay, Madras, Bengal, Agra। Companies rule extended and allowed to retain Indian territories but no time limit specified। कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन
अलाउ टू रिटेन, जो 20 साल का था कंपनी का मोनोपोली थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। अलाउ टू रिटेन इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी को रिटेन करने के लिए अलाउ कर दिया, बट नो टाइम लिमिट स्पेसिफाई, कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेक कंपनी टेरिटरी एनी डे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी दिन आके कहेगी कि अब तुम जाओ। अब ब्रिटिश इंडियन जो भी कंपनी ने इंडियन टेरिटरी को कब्जाया था, अब उस पर ब्रिटिश कभी भी कब्जा कर सकते हैं, ये भी है। ओपन कॉम्पिटिशन नाउ अलाउड फॉर इंडियन टू सिविल सर्विसेज स्पेशली फॉर कोवेनेंट सर्विसेज। कोवेनेंट सर्विसेज क्रिएटेड बाय लॉ हायर सिविल सर्विसेज होते हैं। कोवेनेंट यानी कि ये लॉ के द्वारा बनता है। अनकोवेनेंट सर्विसेज, कोवेनेंट कोवेनेंटेड सर्विसेज, कोवेनेंटेड सर्विस और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज, लोअर सिविल सर्विसेज क्रिएटेड अदरवाइज। तो मैकॉले कमिटी वाज क्रिएटेड लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। देख रहे हो सिलेबस क्या था, ये सिविल सर्विसेज, इंडिया के सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने के लिए सिलेबस था लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। ठीक है, और इनमें से कोई भी लैंग्वेज इंडिया में नहीं बोली जाती, यानी कि इंडियन की अगर एग्जाम देंगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा उस समय, अभी तो नहीं पढ़ना पड़ना है। चलो अब अगला फिर कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि अब क्राउन रूल का ख़त्म। अब अगले सेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से देखेंगे कहानी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई कहानी के साथ, और वो कहानी होगी क्राउन रूल की। ये था कंपनी रूल, अब क्राउन रूल की बात है, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यानी कि लंदन से वो लोग रूल करेंगे और अपने वाइसरॉय भेजेंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो ख़त्म, अब वाइसरॉय बोलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।